लेसन बनाऊंगा, उसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन को मैं यहाँ पे फ्रेम करके आपको बता सकता हूँ कि आपको कैसे उससे ओवरकम करना है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन की बात करता हूँ आपको एज ए अगेन, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे बीइंग इंडियन आपको क्या क्या चीजें फेस हो सकती है ना। लेट्स से आप बाहर जाते हो जॉब करने के लिए, तो हमें पता कैसे चलता है कि जॉब कहाँ पे अप्लाई करो, बीइंग फर्स्ट टाइम जॉब सीकर अब्रॉड। सो अभी देखिए, अब आप इंडियन हो, आपको जॉब करना है, जाना है बाहर के कंट्री में। मैं आपको सबसे बेस्ट बोलूंगा, आप फर्स्ट टाइम जॉब के लिए जाना चाहते हो तो नियर बाय कंट्रीज में जाना प्रेफर करो। उससे दो तीन चीजें होती हैं। लेट्स से आप इंडिया में हो, आप दुबई में जॉब अप्लाई करो, आप एशिया में कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करो, तो उससे क्या होगा, आप नियर बाई कंट्री में रहोगे तो ट्रैवल काफ़ी ईजी हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में हमेशा होता है कि नहीं, हमें यूएस में जाना है, हमें कनाडा में जाना है, हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है। जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट एक ही फंडा होता है वहाँ पे। आप जब बहुत दूर जाते हो ना जॉब के अप्लाई करने के लिए, तो सम टाइम इट इज़ पॉसिबल इफ़ यू डोंट नो एनीवन, देन यू फील होमसिक। वो बहुत कॉमन होता है। मुझे खुद को हुआ जब मैं फर्स्ट टाइम फॉरेन कंट्री में गया जॉब करने के लिए। एंग्जायटी होती है, फ़ियर होता है और आपको कुछ समझ में नहीं आता है। एज़ अ यंग, मैं तो जब फर्स्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया था, मैं कुछ 21 ईयर का था, 22 ईयर का रहूँगा, तब मैं फॉरेन गया था और मैं तो बहुत दूर चला गया था। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप नियर बाय कंट्रीज़ में प्रेफ़र करो जॉब जाने के लिए। और मेरे एक्सपीरियंस से, अगर आपको जस्ट फॉर एक्सपीरियंस लेना है फॉरेन कंट्री का और अब्रॉड का कैसा होता है, कैसा टीचिंग होता है, तो बीइंग इंडियन, दुबई इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री फॉर यू। आप दुबई में या फिर यूएई में जाओ, कहीं पे भी। यूएई कैसा है अपना, ये तो वहाँ पे इंडियन एम्बेसीज़ हैं और वहाँ पे हमारा रिलेशन विद यूएई बहुत अच्छा है, इंडिया गवर्नमेंट का और यूएई का। तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील होगा। सेकंड, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, मोस्ट ऑफ द इंडियन कम्युनिटी आपको मिलेगी, तो खाने-पीने का आपको तकलीफ़ नहीं होगा। और अगर आप वेजिटेरियन हो, तो हमेशा एक चैलेंज होता है वेजिटेरियन को दूसरे कंट्री में सर्वाइव करने के लिए। तो दुबई में कैसे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, यूएई में कैसे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, रसल खेमा में, शारजाह में, आप कहीं पे भी जाते हो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप खाने-पीने के लिए हेडेक नहीं होता है। ठीक है? आप कहीं पे भी जाओगे, आपको ग्रोसरीज़ मिल जाएँगी, आप घर पे बना के कुक कर सकते हो, या फिर आप जाके होटल, रेस्टोरेंट में भी खा सकते हो, एंड इतना एक्सपेंसिव तो नहीं होगा। अगर आपकी जितनी सैलरी मैंने बोला है, अगर उतने पैकेज में आप जा रहे हो, तो आपको अपने पॉकेट से पे करने में भी हेडेक नहीं होगा। आप ईज़िली पे कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। ना अभी डिमांड पे आते हैं, हमें पता है कैसे चलेगा डिमांड कहाँ पे है। देखिए, सिंपल है, अगर आप इंडियन हो, तो दुबई में आपको जॉब ईज़िली मिल सकता है, ओके? बहुत सारे रिक्रूटमेंट होते हैं, जो दुबई के स्कूल होते हैं, वो इंडिया में भी आते हैं और इंडिया में आके भी वो हायर करते हैं। नाउ मैं इसमें आपको अभी कोई वेबसाइट नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कोई एजेंसीज़ नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप मुझे अगर पूछोगे तो मैं आपको जेन्युइन वेबसाइट एंड इंडस्ट्रीज़, जेन्युइन वेबसाइट्स और एजेंसीज़ के नाम बताऊँगा। क्योंकि इतने दुबई में आप अप्लाई करते हो एज़ अ इंडियन, इतने सारे फेक आपको वेबसाइट मिलते हैं, इतने सारे फेक आपको एजेंसीज़ मिलती हैं, जो आपके पैसे ले लेंगे, आपको वहाँ भेज देंगे, आप वहाँ पे जाके फँस जाओगे। तो बेटर बहुत केयरफुल रहना, बहुत, बहुत, बहुत केयरफुल रहना। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, तो मैं आपको हाइली रिकमेंड करूँगा कि कहीं पे भी, किसी भी कंट्री में जाने से पहले 10 बार सोचो। अगर आपका कोई फ्रेंड है वहाँ पे जो रहता है, उनसे बात करो, उनको बोलो कि आप एक बार चेक कर सकते हैं क्या कि वहाँ पे ये स्कूल से मुझे ऑफ़र आया है, ये जेन्युइन है कि नहीं है। बहुत बार क्या होगा, आपको इतना अच्छा ऑफ़र वहाँ से आएगा, इतनी बड़ा पैकेज आपको दे देंगे जो आपको एक्सपेक्टेड ही नहीं होगा एज़ अ फ्रेशर। आप देख के वो पागल हो जाते हो, अरे! इतना सैलरी तो मैंने कहीं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। रिमेंबर, अगर बहुत ज़्यादा सैलरीज़ आपको ऑफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है। आप वहाँ पे जाके फँस भी सकते हो। एंड रिमेंबर, वो इंडिया नहीं होगा, वो अब्रॉड कंट्रीज़ होगा, वहाँ के रूल रेगुलेशंस बहुत अलग होंगे। तो आपको फँसना नहीं है वहाँ पे, सिंपल है। अगर कोई पहचान वाला है, किसी को आप जानते हो, तो उसको बोलो कि वो चेक कर ले वहाँ पे जाके। नहीं तो जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ और कोई मेरे जैसा और भी वीडियो बनाते रहेंगे, अगर उनसे टच में हो, उनको एक क्वेश्चन भेजो, वो भी रिप्लाई करेंगे आपको। अगेन, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करो और आँख बंद करके वहाँ पे चले जाओ। नो, प्लीज़ डोंट। ओके? इंडियन एम्बेसीज़ होती हैं, चाहे तो एम्बेसीज़ में अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट है, तो उनसे बात करो, वो भी आपको बता सकते हैं वो सब जेन्युइन है कि नहीं है। नाउ अभी मैं आपको दुबई का एक और सीन बताता हूँ। दुबई में बहुत सारे इंडियन स्कूल भी होते हैं।
बट हाँ, उनके पैकेजेस आपको बहुत फैंसी पैकेजेस नहीं होते हैं, बट अगर अगर आपको एक्सपीरियंस के लिए जाना है तो आप जा सकते हो वहाँ पे। वहाँ पे तो सीबीएसई स्कूल भी है इंडिया के, दुबई में, और इवन यूएई में, पूरे यूएई में भी आपको मिलेंगे इंडियन स्कूल। वहाँ पे भी जा सकते हो, बट एज एक्सपीरियंस के लिए अच्छा है, बट उनके पैकेजेस हाँ काफ़ी लो होते हैं, उतने स्टैंडर्ड नहीं होते। जो इंटरनेशनल स्कूल्स बाकी के होते हैं, जो वेस्ट के स्कूल होंगे, उनके पैकेजेस कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको सोचना चाहिए बिफोर यू अप्लाई। नाउ डिमांड तो है, अभी मैं इतना बोल सकता हूँ, मैं खुद ये इंडस्ट्री में हूँ, वर्क कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ। तो ये इंडस्ट्री में डिमांड तो काफ़ी होती है, बट अभी भी आपको बता देता हूँ, जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सोचना चाहिए। जैसे आप अगर अप्लाई कर रहे हो इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में क्या होता है कि मोस्टली वो लोग नेटिव स्पीकर को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, ओके। दुबई में तो उतना नहीं है, दुबई में तो इंडियन टीचर भी जाते हैं, उनको भी हायर कर लेते हैं, बट बाकी कंट्रीज़ में मैंने ये ट्रेंड देखा है कि वो लोग ज़्यादातर प्रेफ़र करते हैं नेटिव स्पीकर्स को। हाँ, अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के लिए जाते हो, इकोनॉमिक्स, मैथ, साइंस, तो वो चीज़ों में आपको हाईली पॉसिबल है कि वो आपको ऑफ़र दे सकते हैं। पीई टीचर्स, उनको अच्छा ऑफ़र मिले, योगा टीचर, उनको भी अच्छा ऑफ़र मिल सकता है। तो ये जॉब के लिए आप डेफ़िनेटली जा सकते हो और ईज़िली होता है मिलना उनको, मिडल ईस्ट में। एशिया में डिफ़िकल्ट होगा और वेस्ट में जाओगे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली द वीज़ा रिक्वायरमेंट इज़ टू हार्ड। ना तो ये हो गया आपको बिगिनर्स के लिए। अभी आप जॉब के लिए जाते हो तो नियर बाय कंट्रीज़ में आपको देखना चाहिए। ऑफ़ कोर्स आपने 1-2 साल जॉब कर लिया, 4-5 साल जॉब कर लिया। अब नाउ आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गया रहेगा कि इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाते कैसे हैं, करते क्या हैं। तो फिर आपको उतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अभी आपको और भी सोचना चाहिए कि मुझे अभी वेस्ट में जाना है, यूरोप में जाना है पढ़ाने के लिए। ना अभी दूसरा कंपैरिज़न अगर मैं करता हूँ सैलरीज़ का, तो मिडल ईस्ट में, एशिया में या फिर यूरोप में और वेस्ट में, यूएस में, कनाडा में, कहीं पे भी आप जाते हो, तो सैलरी क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखिए, सैलरी टीचर्स की जो होती है ओवरऑल द वर्ल्ड, बहुत लिमिटेड एंड बहुत फिक्स होती है। बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस सैलरीज़ में नहीं आएगी। मे बी एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट मोस्टली सेम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सैलरी आपको मिडल ईस्ट में मिलेगी, कंपैरेटिवली सेम सैलरी और क्लोज़ टू सेम सैलरी आपको एशिया में भी मिलेगी। नाउ तो आपको, अगर आपको चूज़ करना है तो क्या चूज़ कर सकते हैं? किस बेसिस पे चूज़ कर सकते हैं? और वो होगा आपका इन्फ्लेशन, महँगाई। अगर एक कंट्री में महँगाई ज़्यादा है, सो लेट्स से अब कंपेयर करते हैं मिडल ईस्ट, एशिया, वेस्ट में या फिर आपको इंडिया में। आप कंपेयर करते हो सारे कंट्रीज़ में। आपको जाना है, कोई वन कंट्री पिक करना है और फर्स्ट टाइम आप जॉब सीकर हो। आप सीधा यूएस में जंप कर जाते हो, सीधा कनाडा में जंप कर जाते हो पढ़ाने के लिए। प्रॉब्लम क्या होगा? मैंने आपको बिगिनिंग में बताया कि सैलरी आपका ऑलमोस्ट सेम होगा। सैलरी में कोई बात ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा आपको? प्रॉब्लम आएगा इन्फ्लेशन से। आपने 5,000 यूएस डॉलर आपका महीने का सैलरी है या 4,000 यूएस डॉलर आपका महीने का सैलरी है। आप एशिया में वही सैलरी में अच्छी लाइफ़स्टाइल जी सकते हो, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन काफ़ी कम रहेगा, तो खाने-पीने में आपको कम खर्च करना पड़ेगा। यूएस में जाते हो तो उतनी ही सैलरी में आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा, तो वहाँ पे हर चीज़ का प्राइस यूएस डॉलर में आपको पे करना पड़ेगा, इज़न्ट इट? सो मैं कहने का मतलब ये है कि अगर आप एशिया में या फिर मिडल ईस्ट में जाते हो, तो यूएस डॉलर को आप उनके करेंसी में कन्वर्ट करते हो। ऑब्वियसली यूएस डॉलर काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज़, राइट? सो आप उनको कन्वर्ट करते हो, कन्वर्ट करके एक्सपेंड करते हो। व्हेयरएज़ अगर आप यूएस में, कनाडा में जाते हो, तो उनके ओन कंट्री में आप अर्न करते हो और उनके ओन कंट्री में आप एक्सपेंड करते हो। तो सिंपल मैथ है, जब ओन कंट्री, ओन करेंसी में अर्न कर रहे हो और बाय भी कर रहे हो, तो आप पूरा अमाउंट पे कर रहे हो। व्हेयरएज़ कन्वर्ट करने में आपका काफ़ी कुछ बच जाता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी चाहिए। अभी दूसरी चीज़ों पे बात करते हैं। नाउ रोड ब्लॉक्स। इंडियंस के लिए रोड ब्लॉक्स तो काफ़ी कुछ होते हैं, ये मैंने बहुत फेस किया हुआ है। स्पेशली लैंग्वेज बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो मैं इसके बारे में भी आपसे बात करूँगा। ना, अभी प्रॉब्लम क्या-क्या आते हैं? बहुत सारे कंट्री में आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना, तो प्रॉब्लम होता है, आप इमिग्रेट कर रहे हो। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इमिग्रेट कर रहे हो। अभी इंडिया, जैसे आप यूएस में जाते हो, तो यूएस में आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप गूगल सर्च कर सकते हो या किसी से पूछ सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं। रिस्ट्रिक्शन मतलब ये नहीं कि आपको सीधा मना ही कर देते हैं, बट उनके पास कैसे होता है,
लकी ड्रॉ टाइप का उनका सिस्टम होता है, उनके पास फिक्स अमाउंट ऑफ वीज़ा होता है। मोस्ट ऑफ द वीज़ा वो आईटी कंपनीज़ को देते हैं यूएस में। तो जब आप टीचर बन के जाना वहाँ पे चाहते हो, तो वो सब चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। तो वीज़ा आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है जॉब जिस जहाँ पे अप्लाई किया उन्होंने हाँ बोल दिया कि ठीक है, आ जाइए जॉब के लिए। बट बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि वहाँ पे वो लोग बोलेंगे कि आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि हम आपका इमिग्रेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। हम आपके वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वेट करना पड़ेगा कि आपको वीज़ा कब इश्यू होता है। पॉसिबल है आपने 2 महीने, 1 महीने तक वेट किया, आपको बाद में बोल देंगे कि सॉरी आपका वीज़ा तो हो नहीं पा रहा है क्योंकि हम लोग इश्यू नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, तो आपका जॉब गया। वेरी सिंपल, वो लोग सीधा बोल देंगे कि उनका ये प्रॉब्लम हो रहा है। उन्होंने तो हाँ बोल दिया था बट अभी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि रिस्ट्रिक्शन बहुत सारे हैं, तो आपको वीज़ा इश्यू नहीं कर सकते। अब बिना वीज़ा के तो आप जा नहीं सकते हो, राइट? अभी आपने डंकी मूवी देखा ही होगा, कितना प्रॉब्लम होता है, तो वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। हमेशा लीगल प्रोसेस करके ही किसी कंट्री में जाओ। तभी आपको एक जेन्युइन अच्छा जॉब मिलेगा और आपको वेल रिकॉग्नाइज़ करेंगे वहाँ पे, अदरवाइज़ बहुत सारे इश्यूज़ होंगे। सो नेवर डू रॉन्ग थिंग। आप हमेशा एक प्रॉपर चैनल को फॉलो करो, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करो, उनके वेबसाइट पे देखो वीज़ा का क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करो एंड तभी दूसरे कंट्री में जाओ। देन अभी ये क्या प्रॉब्लम है, सेकंड क्या है कि कॉम्पिटिशन फ्रॉम द नेटिव इंग्लिश स्पीकर, ये बहुत बड़ा चैलेंज आपको फेस करना पड़ेगा। स्पेशली मिडल ईस्ट में तो उतना शायद ना हो क्योंकि वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी काफ़ी है, बट बाकी सारे कंट्री में तो आपको ये एक चैलेंज ही है जो आपको फेस करना ही पड़ेगा और उसमें कुछ नहीं कर सकते। मतलब उसमें आपको ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड डोंट फील नेगेटिव अबाउट इट। अभी सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, अभी आप किसी भी एग्जाम के लिए जब बैठते होगे, आप ग्रेड 10 में हो, 12 में हो, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हो, तो वहाँ पे कितने सारे लोग होते हैं? हज़ार, 10,000, 20,000, 1,00,000 लोग स्टूडेंट लोग होते हैं, अप्लाई करते हैं और सब लोग के बीच में रिज़ल्ट आता है। पॉसिबल है ना कि आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट हों जिनका नॉलेज अच्छा हो या फिर जो तुमसे भी ज़्यादा कैपेबल हो, हमसे भी ज़्यादा कैपेबल हो, तो उनको पहले उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। सेम थिंग व्हेन आप इंटरनेशनल जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे नो डाउट इंग्लिश स्पीकर्स को, नेटिव स्पीकर्स को पहला प्रेफ़रेंस दिया जाता है। डोंट फील बैड अबाउट इट। मुझे भी बिगनिंग में ऐसा लग रहा था कि क्यों ऐसा होता है, क्या डिस्क्रिमिनेशन है, बट बाद में फील हुआ डोंट टेक इट एज अ नेगेटिव वे, टेक इट एज अ पॉजिटिव वे कि ठीक है ये कंपटीशन है और अगर मुझे मार्केट में जाना है, कंपटीशन को फेस करना है, देन आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ, राइट? सो यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन स्किल। अपने आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान दो, अपने फ्लुएंसी को ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करो, राइट? ज़्यादा वर्ड्स को मगअप करो, ज़्यादा इंग्लिश को यूज़ करना चालू करो एंड रिमेंबर आप इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो, तो वहाँ के जो बच्चे भी होंगे वो एक कंट्री से बिलॉन्ग नहीं करते होंगे। हो सकता है 90% एक कंट्री से हो तो 10% बाहर के कंट्री से हो और हमें सबको पढ़ाना है, हमें किसी एक बच्चे को नहीं पढ़ाना है। तो ये सब चीज़ों को एज़ अ चैलेंज ले सकते हो, बट इसको डिस्क्रिमिनेशन मत लेना। वो हेल्प नहीं करेगा, वो तुम्हें डिमोटिवेट ही करेगा। ओके? ना रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन क्वालिफ़िकेशन। ओके, ये चीज़ एक है, ऐसा है कि बहुत लोग बहुत नेगेटिव बोलते हैं। मैंने बहुत सारे चैनल्स पे देखा है कि इंडियन क्वालिफ़िकेशन को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं। बहुत रॉन्ग है, टोटली अनएक्सेप्टेबल है। मैंने ऐसा कभी फेस नहीं किया है। आप कहीं पे भी जाते हो, आपका क्वालिफ़िकेशन आपके बोलने से, आपके काम करने से दिख के आता है। अगर आपने गलत क्वालिफ़िकेशन लेके भी आप जा रहे हो कहीं पे आप जॉब के लिए, तो वो दिख के आ ही जाएगा क्योंकि आप पढ़ाना चालू करोगे, बच्चे ही आपको पकड़ लेंगे कि आप रॉन्ग पढ़ा रहे हो। आपका मेथड गलत है या स्कूल आपको फाइंड आउट कर ही लेगा बाय एनी हाउ कि आप गलत कर रहे हो, आपका काम ठीक नहीं है, मतलब आपको एक्सपीरियंस है नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, आपका क्वालिफिकेशन राइट नहीं है। तो अगेन आपके डिग्रीज, आपके क्वालिफिकेशन जेन्युइन होने चाहिए, रिकॉग्निशन उनको मिल ही जाएगा, डोंट